तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर। और कल जैसा कि हमने आपको अपने पिछले सेशन में बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे सेमिफेरस टिब्यूल्स के ल्यूमेन में जो है उसका ल्यूमेन जो इनर वॉल था वो जर्मिनल एपिथेलियम से लाइन था और माइटोसिस डिवीजन हुआ जिससे स्पर्मेटोगोनियम बने। और स्पर्मेटोगोनियम जो थे वो टू टाइप्स के थे, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जो है अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं और टाइप बी ही जो है वो एंटर करते हैं, वही प्रिकर्सर होते हैं स्पर्म्स के। उस टाइप बी में हम लोगों ने देखा था यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में कि 3 फेजेस थे। एक जो अपना था मल्टीप्लिकेशन फेज था, ग्रोथ फेज था और मैच्योरेशन फेज था। मैच्योरेशन फेज जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का वो लॉन्गेस्ट फेज है। और स्पर्मेटोगोनियम जिसमें जो कि माइटोटिक डिवीजन से बना था, और उसमें स्पर्मेटोगोनियम जो एंटर करते हैं और जिनका साइज बढ़ जाता है और वो फेज कहलाता है ग्रोथ फेज एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो है वो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुआ और फर्स्ट म्योटिक डिवीजन से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है नाउ दे आर हैप्लॉइड। तो जो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन था वो तो रिडक्शनल डिवीजन था, और फिर इस दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन होता है, दे आर जस्ट लाइक द माइटोटिक डिवीजन, दे आर द इक्वेशनल डिवीजन एंड दे वेर गिविंग राइज टू द 4 स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स हम लोगों ने देखा था कि वो बड़े होते हैं, हेवी होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन उस स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म हो जाना, कन्वर्ट हो जाना मोटाइल और स्लिम स्ट्रक्चर में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटेलियोसिस। ये याद रखना है। साथ ही साथ हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन की भी थोड़ी बात की थी कि GnRH जो है वो हाइपोथैलेमस से, FSH और LH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से, दे आर रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। द रोल ऑफ सम विटामिन्स लाइक विटामिन E की कमी होगी तो स्टेबिलिटी होगा, और विटामिन A जो है वो हेल्दी गैमेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि ह्यूमन स्पर्म जो कि एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, फ्लैजिलेटेड एंड माइक्रोस्कोपिक। फोर पार्ट्स ह्यूमन स्पर्म में, 4 पार्ट्स, हेड, neck, middle piece, and the fourth one is tail. Tail जो है ये longest part है. This is the longest part and helps in movement. लैसिंग मूवमेंट है ये स्पर्म्स का जो मूवमेंट है वो कैसा है, लैसिंग मूवमेंट है। तो टेल और हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो ये जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड जो था वो कैसा था बेटा, हेवी और ये लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं लाइक गोल्गी बॉडी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 बातें पढ़ी थी कि 2 फेजेस पढ़े थे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस में फाइनली जो स्पर्म्स बनते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटिड्स का, एंड देन आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस दीज स्पर्मेटिड्स चेंजेस इनटू स्पर्म्स। तो स्पर्मेटिड्स यानी कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 1 स्पर्मेटोगोनियम फॉर्मिंग 4 स्पर्मेटिड्स एंड 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्मिंग 4 स्पर्म्स, एंड दिस स्पर्म्स वेर 2 टाइप्स, गाइनो स्पर्म्स एंड एंड्रोस्पर्म्स। तो गाइनो स्पर्म्स जो थे उनका अगर हम लोग क्रोमोसोम हम लोगों ने जो देखा था उसमें 22+X एंड एंड्रोस्पर्म में 22+Y ये हम लोगों ने देखा था। और साथ ही साथ अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ह्यूमन स्पर्म का ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन मटेरियल है और बेसिक प्रोटीन है, जो बेसिक प्रोटीन प्रोटामिन इसको कहते हैं। तो दिस
part is, this nucleus is now slightly elongated during the process of the spermiogenesis. Anteriorly they are conical, and there is the depression. Posteriorly there is the depression, where the first centriole in the depression of this nucleus, and this is called proximal centriole. Proximal centriole initiates first mitotic division in जाइगोट। तो जो क्लीवेज है, वो क्लीवेज जो जाइगोट में है, वो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के द्वारा। जनरली जो स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर, तो वो हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के साथ, ताकि वहां पे, क्योंकि ओवम के पास कोई अपना सेंट्रियोल नहीं है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होते हैं ये हेल्प करते हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, बिकॉज दे फॉर्म स्पिंडल फॉर्म, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। Next centriole, and this is called distal centriole. This is called distal centriole. Here the microtubule arrangement is 9+0. Now this head is covered with plasma membrane. This is plasma membrane. On the anterior end of this nucleus, there is a cap-like structure, and this cap-like structure is called acrosome. This cap-like structure is called acrosome, filled with lytic enzymes, and collectively with all enzymes are called sperm lysins. And this cap-like structure is called acrosome, and they are covered by this plasma membrane. They are covered by this plasma membrane. In this acrosome, lytic enzymes like purona-penetrating enzyme, hydrolidase, acrosine or zonal-lysins, collectively these three enzymes are called sperm lysins. हम लोग fertilization में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। This part is head. Now this part is called head, and this part here, this narrow part is called neck region, where big centrioles are present. तो याद रखना है कि जो न्यूक्लियस का डिप्रेशन है, वहां जो टुवार्ड्स द न्यूक्लियस जो सेंट्रियोल है, दिस इज प्रॉक्सिमल, और टुवार्ड्स द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो है डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल जो है, ये from this distal centriole arises this axial filament, and this axial filament provides support to these sperms, and this is called axial filament arising from this distal centriole. Now around this axial filament there is a spirally arranged mitochondria. जो स्पर्मेटिड्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया है
वो इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरली ये अरेंज्ड हो जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड नेबेन रन. दे आर कॉल्ड नेबेन रन. They are called Nebenrun sheath because they are forming a sheath-like structure around this axial filament. Nebenrun sheath. And these are the plasma membrane and these are the tail region. Two other membranous structure, anterior part of this nucleus and acrosome is covered by this fibrillar membranous structure and this is called Galea capitis. Galea capitis. Posteriorly, this part is with another covering and around this middle piece, this is called meningeal. This is called meningeal. At the junction of middle piece and tail, there is a centriole, and this is not a true centriole. These centrioles are with unknown function. This is called ring centriole. This is called ring centriole. Or annulus or Jensen ring. Jensen ring. This part is made and this part is mitochondria. Powerhouse of this sperm provides energy for its movements and this part is called tail. कुछ टर्म भी हम लोग देख लेंगे like spermation. This spermation refers living of sperms, living of sperms from seminiferous tubules. Spermation, then the second term is semination. And this is living of sperms from testes. It's called semination. And third one is ejaculation. Releasing of semen from male body. And the last one is insemination. Deposition of semen into female reproductive tract. Tract, that is vagina tract, and this is called insemination. तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी.
कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स चेंज इनटू दिस स्पर्म एंड there is the centriole, proximal centriole, distal centriole and ring centriole. Ring centriole का फंक्शन अननोन है, बट बहुत साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को नीचे आने से प्रिवेंट करता है। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, क्योंकि ओवम के पास कोई सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन और फर्स्ट क्लीवेज जो है वो कराता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये 4 पार्ट्स भी अच्छे से देख लिया, तो आई होप कि आपको ये ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।